हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप सबकी डिमांड आ रही थी कि एक बार कैपिटल गेन वाला जो चैप्टर है उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो आई एम स्टार्टिंग इट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो, हाउ विल यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ द फॉलोइंग असेट्स। इट मीन उसने कहा कि भाई इस केस में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना मानेंगे। पहला क्या है, शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी लिक्विडेशन। क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको इस पे, जब उसने वो जो शेयर्स है उसको एक्वायर किया। और ये एंड कब हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग, जिस दिन कंपनी जो है वो लिक्विडेशन के लिए गई। क्लियर किया हुआ हमने ये। नेक्स्ट आता है बोनस शेयर्स। जिस दिन उसने एक्वायर की, मतलब जिस दिन उसको अलॉटमेंट हुई है, उसने एक्वायर तो नहीं किए, शेयर्स अलॉट होते हैं। तो जिस दिन पर्सन को अलॉटमेंट हुई, टिल दैट जब तक उसने उनको ट्रांसफर नहीं करे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट मिला, कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट मिला तो भाई जिस दिन उसको फ्लैट की, मतलब उसकी सोसाइटी में शेयर किए। अभी यहाँ पे ना लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द सोसाइटी। ये शेयर शेयर कैपिटल वाला शेयर नहीं, इट मीन उसका एक तरीके से मैं बोलूँ तो उसका पार्ट, ठीक है, दैट इज उसका फ्लैट मिला। आप यहाँ पे डायरेक्ट फ्लैट भी लिख सकते हैं। ओके, और कब तक रहेगी पीरियड ऑफ होल्डिंग, जब तक कि वो उसको ट्रांसफर ना कर दे। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये लिखना नहीं है, ये आपको उसने समझाया है। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी भी मेंबर को कुछ शेयर दिया जाता है, शेयर इन द केस ऑफ उसका पार्ट दिया जाता है, तो उसको भी हम बोलते हैं कि यहाँ ये ट्रांसफर हो गया। तो यानी जब उन्होंने उसको फ्लैट दिया तो उन्होंने उस पर्सन को ट्रांसफर कर दिया हुआ। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया अच्छे से। ये सभी पार्ट्स हमने बहुत अच्छे से हमारे नोट्स में से किए हुए, नोट्स में से ही आप रिवाइज करना, सिर्फ क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से देखना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ए इज द ऑनर ऑफ अ कार। ए है जो कि गाड़ी का ऑनर है। 1 अप्रैल 2022 को उसने बिजनेस स्टार्ट करा। ही स्टार्ट्स अ बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ मोटर कार। अब उसने गाड़ी का बिजनेस स्टार्ट करा। पहले उसके पास पर्सनल एसेट थी, फिर उसने कहा अब मैं इस गाड़ी को भी अपनी एसआईटी मान लूंगा। आपको ये बताना है, अगर उसने बाद में, अच्छा मैम, उसने अपनी कैपिटल एसेट को जब एसआईटी मानता है ना, हाँ स्टूडेंट, तो मैम उसके केस में ये होता है कि भाई यहाँ पर फिर जब वो एसआईटी फेल हो जाती है ना, तब जाकर उसको टैक्स लगता है। बात तो आप सबकी बिल्कुल सही है। अगर कुछ ऑफ होता तो यही ट्रीटमेंट होता, बट एज कार, कार एक पर्सनल एसेट होती है स्टूडेंट, जिसकी कन्वर्जन या ट्रीटमेंट जो है हम उस पर सेक्शन 45 नहीं लगाते। ध्यान आ गया सबको? वेरी गुड। चलो, क्योंकि पर्सनल एसेट है, उसकी ये पर्सनल एसेट है, ठीक है। इसे पर्सनल एसेट को यहाँ पर एसआईटी में लाया बिकॉज इट इज अ कार, तो यहाँ पर वो प्रोविजन नहीं लगा। कुछ और कैपिटल एसेट होती है उसकी तो यहाँ लग जाता। इलस्ट्रेशन नंबर 3। एक्स ने क्या किया, अपनी कैपिटल एसेट को, अब देखो यहाँ पर एक इसकी कैपिटल एसेट है, कार नहीं है, कैपिटल एसेट है, जो उसने जून 10 2004 में खरीदी 60,000 रुपए के लिए, 60,000 के लिए, उसको एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कैपिटल एसेट को एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया 10 मार्च को। एफएमवी थी उस दिन 5,50,000। पहली बात तो जिस दिन कन्वर्ट करा कैपिटल गेन की, स्टूडेंट उसकी चार्जेबिलिटी, इसके वहाँ पे चार्जेबिलिटी अराइज हो जाएगी। जस्ट द थिंग इज कि उसको पे नहीं करना, चार्जेबिलिटी तो अराइज हो गई ना। तो इन दैट केस स्टूडेंट जब उसने उसको कन्वर्जन करी, यानी किस ईयर में करी, मार्च 10 2022, यानी प्रीवियस ईयर 21-22। सो प्रीवियस ईयर 21-22 में हम इसको ट्रांसफर मान लेंगे। ठीक है, अब मैम इसमें करें क्या, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन क्या यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना। कब है, जब उसने उस एसआईटी को सेल करा। कब करा, उसने सब्सिक्वेंटली एसआईटी को 6 लाख रुपीज़ का जून 10 में सेल करा, यानी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 22-23 में। यहाँ पर आकर हम उसकी टैक्सेबिलिटी ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट रहेगी, कैसे निकालते हैं हम कैपिटल गेन स्टूडेंट्स, तो मैम सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। सेल अमाउंट कितना स्टूडेंट, सेल अमाउंट है 6 लाख रुपीज। अब बात आती है कितने में एक्वायर किया, तो जो उसकी एफएमवी थी यानी 5.5 लाख रुपए, तो 50,000 का उसके पास क्या आ गया, 50,000 की। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम ये उसका इस केस में कि 50,000 है, ये उसकी हम बिजनेस इनकम मानेंगे या कैपिटल गेन? स्टूडेंट कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो चुकी है, यानी ये 50,000 उसकी बिजनेस इनकम है। और उसका कैपिटल गेन कितना आएगा, वो हम प्रीवियस ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पे करेगा वो 22-23 में जब एसआईटी सेल हुआ। ठीक है,
हो जाएगा ये क्वेश्चन पेपर। कैसे करेंगे हम उसको वहाँ पर, तो उसने पूछा यही है, ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम। उसने सिंपल सा क्वेश्चन करा, किस साल में वो चार्जेबल होगा ये बता दो, तो बता देंगे स्टूडेंट्स। ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुई है प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो इसको हम तब ट्रांसफर मान लेंगे। लेकिन उस पर जो प्रॉफिट और गेन अराइज होगा वो चार्जेबल टू टैक्स कब होगा, जब एसआईटी सेल होगा। देखो अब इसको ना प्रैक्टिकली कुछ समझो स्टूडेंट्स। नॉर्मली हम कहते हैं भाई देखो चार्ज तो हो गया, चार्जेबिलिटी अराइज हो गई बट पे नहीं करा, लेकिन स्टडी मटेरियल में आपको हर क्वेश्चन में ये बात मिलती है, हम उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे कि देखिए ट्रांसफर हो गया प्रीवियस ईयर 21-22 में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। और लेकिन हम वहाँ पर उसकी चार्जेबिलिटी इनकम कब अराइज होगी, टैक्स के लिए वो चार्जेबल कब होगा, 22-23 में जब एसआईटी सेल हुआ, ठीक है। यहाँ इस ईयर के लिए क्या लिखोगे कि हाँ भाई उस साल में ट्रांसफर हो गया, लेकिन क्योंकि ये एसआईटी अभी सेल नहीं हुई तो 21-22 इसको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया ये। नेक्स्ट पर आ जाओ, दैट इज ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आ जाइए स्टूडेंट्स। यस, वी हैव कवर्ड ऑल दीज पार्ट, बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं कैपिटल गेन के ये सभी पार्ट। यहाँ से मैं फिर बोल रही हूँ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिविजन नोट से करना है, दैट विल बी मोर देन एनफ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एम हेड 2000 शेयर्स इन अ कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। एम के पास 2000 शेयर्स हैं, किसके, इंडियन कंपनी के। ये कंपनी किसी दूसरी इंडियन कंपनी के साथ अमलगमेट हो गई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2023 एंडिंग डेट। अमलगमेशन की स्कीम में एम को 1000 शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है। न्यू कंपनी में क्या किया, उसके पास पुरानी कंपनी के 2000 शेयर थे, पुरानी कंपनी नई कंपनी के साथ अमलगमेट हो गई, अब उसको नई कंपनी में 1000 शेयर्स अलॉट कर दिए। इनकी जो मार्केट वैल्यू है ना, अब जो इन 2000 शेयर्स की थी उसमें जो पहले की थी होल्डिंग की थी उससे 50,000 ज़्यादा है। आप असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि भाई मैं इसको एक्सचेंज मानूंगा और मैं टैक्स लगाऊंगा 50,000 रुपये पे। क्या वो सही कह रहा है स्टूडेंट्स या गलत कह रहा है, जल्दी बताओ। इट इज़, क्या वो ये सही कह रहा है, नहीं, क्योंकि हमने बात करी थी स्टूडेंट कि यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र नहीं मानते अगर केस अमलगमेशन का हो। ध्यान आ गया? यस, अगर अमलगमेशन करके इंडियन कंपनी ने इंडियन कंपनी में ही ट्रांसफ़र हुआ है तो हम उसको ट्रांसफ़र मानते ही नहीं है, दैट्स वाई नो टैक्स देयर। ओके, नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइव। उसमें कभी कहाँ अराइज नहीं हो रही, आइए देखते हैं। मिस्टर ए ने एक गोल्ड परचेज किया 1970 में 25,000 के लिए। प्रीवियस ईयर 22-23 में उसने इसको गिफ्ट कर दिया अपने सन को एट द टाइम ऑफ मैरिज। एफएमवी कितनी थी गोल्ड की, जिस दिन गिफ्ट किया 1 लाख रुपीज़। तो इज इट अ ट्रांसफर स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी, क्या ये ट्रांसफर है? नहीं, मैंने आपको बताया था अगर कुछ गिफ्ट में उसको वो कुछ भी ट्रांसफर कर रहा है तो हम कैपिटल गेन की उसको ट्रांसफर नहीं मानते, इसीलिए कोई कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। क्लियर? यस। अब आप सोचेंगे मैम बस फिर तो जिसको ट्रांसफर करना है गिफ्ट में कर दो, फायदा है। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे, प्रैक्टिकलिटी समझ लेना क्या रहता है। गिफ्ट में आपने कुछ ट्रांसफर कर दिया, मान लो किसी का बर्थडे है, आपने 50 लाख रुपए का कुछ ट्रांसफर कर दिया, आप कहोगे यार इस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ उन्होंने कहा अब जो ट्रांसफर कर रहा है एज अ गिफ्ट उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जिसको ये गिफ्ट मिल रहा है उस पर कौन सा सेक्शन लगता है, उसकी तो इनकम हो गई ना, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10। आई होप सबको याद आ गया। ये पेपर में उसने सिर्फ आपको कैपिटल गेन के लिए पूछा है तो हम कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव में आंसर देंगे कि गिफ्ट है तो ट्रांसफर नहीं है। सेकेंड, एक हाउस प्रॉपर्टी जो कि परचेज करी HUF ने 1945 में 20,000 के, वो अपने एक फैमिली मेंबर को दे दी और उस दिन स्टूडेंट्स क्या उसकी FMV थी 12 लाख रुपए। अब हमने बात करी थी HUF को टोटल या पार्शियल पार्टीशन में अगर उसके मेंबर को कुछ भी मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज ट्रांसफर। अब यहाँ पर मैम वैसे इतना इजी क्वेश्चन आता है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, भयंकर गलती। क्या वो लिखेंगे भाई ये एग्जाम है, मैंने कब कहा ये एग्जाम है, ये ट्रांसफर ही नहीं है। एग्जाम्शन 54 वाली कैटेगरी है, एग्जाम्शन सेक्शन 10 वाली कैटेगरी है, ये तो ट्रांसफर ही नहीं है, ठीक है। मिस्टर बी परचेज 50 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स फॉर ₹40,000 इन 1995, जो उसमें 500 शेयर वर्थ ₹85,000 भी कन्वर्ट कर लिए। क्या ये ट्रांसफर है? नहीं। क्या बोला था मैंने आपको,
अगर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक जो है वो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स सेम कंपनी के उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में भी वो ट्रांसफर नहीं है, चाहे कितनी भी अमाउंट का कन्वर्ट हो, नई असेट की चाहे कितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू हो। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर। मिस्टर अभिषेक जो कि एक सीनियर सिटीजन है, उसने अपना रेजिडेंशियल हाउस मॉर्गेज कर दिया बैंक के साथ अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। पढ़ाई थी ना मैंने आपको रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। क्या होता है उसमें? सीनियर सिटीजन क्या कर सकता है, अपने घर की बेसिस पे वो कुछ लोन ले सकता है जो कि उनकी एडिशनल इनकम बन जाए। याद आ गया? यस, सिर्फ वो खुद लोन नहीं चुकाना, वो सब बातें। वो उसको लोन मिल गया बैंक से इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मिस्टर अभिषेक ने उसको रीपे नहीं करा एंड हैज गिव पोजीशन ऑफ द हाउस टू द बैंक, और उसके बाद उसने घर जो है बैंक को दे दिया। अब आप बताओ यहाँ पर एंटीसीडी किस तरीके से लगेगा? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई भी ट्रांसफर हो रही है कैपिटल एसेट की रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में, तो क्या हम उसको ट्रांसफर मानते थे? नहीं मानते थे। रीजन, यहाँ पर एज पर सेक्शन 47 हम उसको ट्रांसफर ही नहीं मानते थे क्योंकि वो तो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम है। सो अकॉर्डिंगली उसने जो अपना घर ट्रांसफर करा उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रीजन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं है। फिर स्टूडेंट्स उसने कहा कि मैम चलो ये तो समझ आ गया, लेकिन वो जो इसको हर महीने इंस्टॉलमेंट मिल रही थी, तो स्टूडेंट्स याद करो सेक्शन नंबर 10 मैंने आपको करवाया था कैपिटल गेन चैप्टर में ही। उसको जो भी रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इनकम जो भी मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा इनकम टैक्स से। ठीक है, तो जिसको मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी मिल रहा है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। याद रखना सेक्शन 10 इज फॉर एग्जाम्पशन। क्लियर। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 7। एग्जामिन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखते हैं सही है गलत है। Alienation of a residential house and a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government. Alienation का मतलब है ट्रांसफर। उसने कहा अगर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में किसी पर्सन ने ट्रांसफर कर दिया घर, तो क्या वो ट्रांसफर है? अरे अभी बताया सेक्शन 47 नॉट कंसिडर ट्रांसफर। सेकेंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ्स। क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? यस। रीजन मैंने आपको पढ़ाया था, जीरो कूपन बॉन्ड के केस में इस जीरो कूपन बॉन्ड्स आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, सो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड का क्या मतलब? ये होता है बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट्स आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी या रिडम्पशन। यस, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ही होता है पहले डिस्काउंट पे लेना, और इनको फायदा तब होगा जब वो उसको सेल करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पर उसकी फेस वैल्यू पर सेल होगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर। अब यहाँ इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि भाई जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह का मतलब उसने पूछा नहीं दोस्तों, आप अपनी लैंग्वेज में उसको बता दोगे कि भाई जीरो कूपन बॉन्ड में जब वो मेच्योरिटी लेवल पर जाएगा तभी तो उसको हाई अमाउंट पे वो मेच्योर होता है, वो उसकी इनकम होती है। ठीक है, हाई अमाउंट पे मतलब जितने में इशू हुआ था उससे ज़्यादा पे मेच्योर। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह की अंडरटेकिंग क्या है वो सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। 7 तक हो गई है, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाओ। अरे बहुत इजी चैप्टर है, पूरा इनकम टैक्स जीएसटी बहुत इजी है, जस्ट आपको उसको टैकल करना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, सो कहाँ है इलस्ट्रेशन? ढूंढो उसको, ढूंढो ढूंढो जल्दी से ढूंढो। अच्छा, जैसे जैसे पेजेस के पूरे मज़ा आ रहा होगा ना कि अरे हाँ इन्होंने तो कितने पेजेस दे दिए, 112, हमने तो सिर्फ 28 पेजेस में चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना। सो यस, चलिए आ जाइए एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। आई होप अब इलस्ट्रेशन जल्दी से ओपन हो जाएगी, अभी तक तो बस आई हैव टू स्क्रॉल सो मेनी पेजेस हियर। सो हियर इज द इलस्ट्रेशन नंबर 8। मिस्टर ए ने कन्वर्ट कर दी अपनी कैपिटल असेट जो कि उसने एक्वायर की थी फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50,000। क्या किया स्टूडेंट? उसने एक असेट एक्वायर की थी जून 2003 में, कितने की? 50,000 के। फिर उसने इसको कन्वर्ट कर दिया अपनी स्टॉक इन ट्रेड में, यानी कैपिटल एसेट को एसआईटी बना दिया। देखो इन सब में कार नहीं है, कार पे ये नहीं लगता, बाकी पे तो लगता है ना, हमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पड़ी थी। यस, तो कब करा? नवंबर 19 में। इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 4,50,000। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹6,50,000। इसका मतलब स्टूडेंट ट्रांसफर किस साल में हो गया वो? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ट्रांसफर ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 2019-20।
है ना, क्योंकि नवंबर 19 में वो उसने कन्वर्ट करवानी। लेकिन चार्जेबिलिटी ईयर कौन सा होगा मैम? जिस दिन उसका SIT सेल हुआ, यानी सितंबर 22, इट मीन्स प्रीवियस ईयर 22-23। ओके, लिख देंगे कि भाई ट्रांसफर ईयर ये है, लेकिन टैक्स तब लगेगा जब SIT सेल होगा। अब बात आती है, हमें निकालना है टैक्स ट्रीटमेंट। कौन सी टैक्स ट्रीटमेंट्स होगी मैम? 2 तरीके की। एक तो जब SIT सेल हुआ तो बिजनेस इनकम, दूसरा वो जो कैपिटल गेन अराइज हुआ था एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। बिजनेस इनकम में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? जितने में सेल हुआ यानी 6,50,000 माइनस जितने में एक्वायर किया था। अब एक्चुअल एक्वायर तो किया नहीं, तो क्या देखते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, दैट इज 4,50,000। तो ये कितना आ गया यहाँ पर? 2 लाख रुपए। क्लियर? फिर आती है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन स्टूडेंट उसकी यहाँ पर कंसिडरेशन क्या हुआ? सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू मानते थे 4,50,000, परचेज करा था 50,000 में। बात आई मैम ये तो जून 2003 में किया था। ओके, नो वरी। तो आप देखो हमने इतनी फाइनेंशियल ईयर 2003-4 में किया। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, इंडेक्सेस जो है हम फाइनेंशियल ईयर की बेसिस पे लेते हैं। मान लो वैसे क्वेश्चन को ट्रिकी करा ले, उसने अगर आपको दे दिया होता 2004-5 सपोज 190, तो कंफ्यूज मत होना कि अरे असेसमेंट ईयर देखना था क्या? प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर तो 4-5 बना, तो उसका इंडेक्स देखो नहीं। फाइनेंशियल ईयर जिस साल बेचा उस साल का देंगे, बिकॉज इंडेक्सेस आर नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, वो इन्फ्लेशंस बताते हैं। आपको ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे देखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे स्टूडेंट्स की कितने में एक्वायर किया था? कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कैसे? उसकी वैल्यू 50,000 थी जब फाइनेंशियल ईयर 3-4 की बात है, यानी 109 की वैल्यू पे उसने ट्रांसफ़र किस साल में करवाया मैम? फाइनेंशियल ईयर 1920 में। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 जिस साल ट्रांसफ़र हुआ था उस साल का इंडेक्स देखते हैं, करंट ईयर नहीं। जिस साल ट्रांसफ़र हुआ था यानी कन्वर्जन हुई थी, ठीक है, उस साल का कितना है? 289। निकालिए स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आनी? 50,000 डिवाइडेड बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 289, it comes to 132568। या 132568 ये स्टूडेंट्स। तो आ गया ये हमारे पास 1 मिनट। इट्स 132568 यस। तो ये आ गई हमारे पास 1,32,568। माइनस कर देंगे 1,32,568, कितना हमारे पास उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया? लेट्स फाइंड इट आउट। The long-term capital gain is 3,17,432। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली पूछ लेना, ठीक है। यहाँ 431 आ रहा है, हमारा 432 आ रहा है, हमने उसको जो है राउंड ऑफ पे अलग तरीके से लिया, तो इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। वो 1 रुपये का चलेगा, आप उसको राउंड ऑफ भी कर सकते थे और बिना राउंड ऑफ के ही आ रहा है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। इलस्ट्रेशन नंबर, तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखिए, सिंघानिया एंड कंपनी जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसने 6 मशीन्स खरीदी, उसको कोटेन यूज़ किया मार्च 21 में, यानी कौन से साल की ये बात कर रहा है? प्रीवियस ईयर 2021 की, ठीक है। तो उस साथ में उसने कहा भाई उसने डेप्रिसिएशन दे दिया आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। उसके पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी आई? 8,50,000। हाउ मच इज़ द वैल्यू वेयर? 8,50,000 पीस, ठीक है। यानी वैल्यू कब आ रही है? 1 अप्रैल 2022 को वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आफ्टर ना होता तो हम इस पर डेप्रिसिएशन देते, बिकॉज इट इज़ आफ्टर, तो डेप्रिसिएशन दोबारा नहीं देना। उसने स्टेज में 3 मशीन सेल कर दी 10 जून 2022 को 11 लाख के लिए, और एक सेकेंड हैंड प्लांट खरीद लिया 30 नवंबर को 8.5 लाख में। हमें निकालना है कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा असेसमेंट ईयर 23-24, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 के। अब जब भी वी हैव टू फाइंड आउट, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा? उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023, यही करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पर हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल जो उसने पूछा, लेकिन कैसे चलेगा ये? पहले निकालेंगे WDV, फिर उस पर डेप्रिसिएशन देंगे। अब इसका मैंने आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बताया था, इट इज़ नॉट अकाउंट कि भाई पहले जो होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसा लिखेंगे, नहीं। सिंपल बात है, ओपनिंग WDV लेंगे हमेशा, प्लस करेंगे जो भी परचेज हुआ,
एंड देन माइनस करेंगे जो भी सेल हुआ, यही लोगे आप पहले माइनस कर दे बाद में प्लस, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये इनकम टैक्स का फॉर्मेट हो गया, आप इसी में दोगे तो एग्जामिनर इज गोइंग टू फॉर श्योर इम्प्रेस। कितनी ओपनिंग WDV थी? 8.5 लाख की। परचेज कितने का करा स्टूडेंट्स उसमें? हम परचेज भी करी सेकेंड हैंड प्लांट 8.5 लाख की, और साथ के साथ लिख दो इट इज़ यूज फॉर लेस देन 180 डेज, क्योंकि नवंबर में खरीदी 30 नवंबर को। ठीक है, अब बात आई सेल कितने का करी है मशीनरी? 11 लाख के लिए। तो WDV कितनी आ रही स्टूडेंट्स उसकी? 8,50,000 प्लस 8,50,000 माइनस 11 लाख रुपीज़, दैट इज 6 लाख। तो ये है 6 लाख रुपीज़, यानी कि उसकी क्लोजिंग WDV। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी मशीन्स रह गई, उनमें से एक ही मशीन ऐसी है जो कि लेस देन 180 के लिए नहीं। 6 लाख की वैल्यू आई है ना, इस पूरे 6 लाख पर अब हम क्या लगाएंगे, क्योंकि उसमें से एक मशीनरी ऐसी है जो कि लेस देन 180 डेज है, तो 15% का हाफ रेट, 15% इज द डिप्रिसिएशन रेट, कितना? 7.5%। तो कितना आ गया? 6 लाख का 7.5%, 45,000। सो 45,000 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू गॉट इट। सेकेंड स्टूडेंट्स, अब एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको ध्यान से समझिए। देखो, हमारे पास ना 2 तरीके की बात आएगी कि भाई कैपिटल गेन कैसे अराइव हो रहा है। एक तो ये क्वेश्चन जो है कि डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए, और डेप्रिशिएबल असेट चाहे आपने कभी भी खरीदी, इफ वी आर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ना, तो इट मीन्स उसका इंडेक्सेशन नहीं लेना, क्योंकि भाई वो उसकी WDV दे रहा है। ठीक है, तो उस केस में स्टूडेंट्स वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होगा, ये बात करते हैं। चाहो तो ये बना भी लेना बुक में, ठीक, सॉरी, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ तब होगा स्टूडेंट्स अगर जो असेट का ब्लॉक है, ब्लॉक की सम असेट्स, ठीक है, पूरा ब्लॉक है, 10 मशीन का ब्लॉक है, उसमें से कुछ असेट्स जो हैं आर सोल्ड फॉर कंसिडरेशन विच इज़ मोर देन WDV, यानी इस ब्लॉक की जो WDV है जब वो उससे ज़्यादा का सेल हो गई वो असेट, कुछ असेट्स, तो उसके केस में स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। शॉर्ट टर्म होगा चाहे असेट 10 साल पहले भी हो, क्योंकि डेप्रिशिएबल असेट है। ठीक है, तो इज मोर देन WDV। ठीक है, या फिर आता है ऑल असेट्स। अगर स्टूडेंट्स सारी की सारी असेट जो है ब्लॉक की वो भी सेल हो गई फॉर मोर देन WDV, सो इन दैट केस ऑल्सो हम ये करेंगे कि भाई यहाँ पर भी हो गया उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट ऐसे केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब आएगा? आप सोच रहे होंगे अरे भाई जब कुछ असेट्स, नहीं, लॉस के केस में कुछ असेट से काम नहीं चलेगा। उसने कहा ये बाकी सारी असेट्स सेल हो गई उस ब्लॉक की, ऑल असेट्स ऑफ ब्लॉक आर सोल्ड फॉर लेस देन WDV। अगर वो आपकी पूरी असेट का जो ब्लॉक है वो सेल हुआ है, 10 असेट थी, 10 की 10 सेल हुई WDV से कम पर, तो इन दैट केस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस विल अराइज। ठीक है, ये करते हुए, ये बात माइंड में रखते हुए हम ये पार्ट करेंगे। चाहो तो जो चार्ट मैंने बनवाया उसको बना लो बुद्धि में। ठीक है, आपको निकालना है कैपिटल गेन विच इज लाइबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2024। कैपिटल गेन, अब एक बात बताओ ये कौन सी वाली कैटेगरी आ रही है यहाँ पर? मैम उसके पास ना 6 मशीन्स थी, ठीक है, उसने एक और मशीनरी खरीद ली, ठीक है, और 3 सेल कर दी, यानी स्टूडेंट सम असेट्स आर सेल, नॉट ऑल, सारी असेट सेल नहीं हुई है। और सेकेंड पे जो असेट सेल हुई है वो हुई है 11 लाख की, यानी मोर देन द वैल्यू ऑफ द WDV। एम आई राइट और नॉट स्टूडेंट्स? उसका जो है मोर देन WDV वैल्यू आ रही है। यस, तो इसके केस में कहा, अब यहाँ पे बात आती है कि मैं मोर देन WDV ना वो तब तक रह गई है जब उसने सारी असेट्स को कंसिडर नहीं करा, बाकी तो उसके बाद 25 से ला गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर अब उसकी जो वैल्यू है कैपिटल गेन हम कहेंगे कि अराइज नहीं हो रहा, द रीज़न भी, ध्यान से, उसकी कुछ असेट्स जो है वो WDV से कम वैल्यू पर सेल हुई है। क्लियर है? समझ आई ये बात? कुछ असेट सेल हुई है WDV से कम वैल्यू पे। मैम WDV से कम पे सेल अगर हो भी गई तो STCL आ जाएगा? नहीं, मैंने आपको अभी चार्ट में करवाया, लॉस का केस सिर्फ तब आएगा जब सारी असेट्स उस ब्लॉक की सेल होंगी फॉर लेस देन WDV। क्लियर? कुछ असेट सेल हो रही है तो कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस अराइज ही नहीं होगा। दैट इज द मेन पार्ट हेयर।
अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात आती है, मैम ये समझ नहीं आ रहा कि 11 लाख रुपए जो है ये इससे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो चेक करते हैं वो हम चेक करेंगे ओपनिंग प्लस परचेज, यानी कितना ओपनिंग है प्लस परचेज, ये वाली वैल्यू। अब ये टोटल वैल्यू यहाँ तक कितनी आ जाती, 17 लाख रुपीज़, ठीक है। तो उसने कहा भाई क्योंकि ये जो 17 लाख रुपए की इसकी टोटल वैल्यू आ रही थी, आपने उसको सेल किया 11 लाख में, यानी सेल कंसिडरेशन इज लेसर देन द WDV एंड सम एसेट्स आर सोल्ड सम अदर पार्ट ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ पर कैपिटल लॉस जो है वो अराइज नहीं हो रहा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस बार एक बार आंसर पे आ जाओ, ये जो सारे पार्ट्स हैं ये वही लिखे हुए जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्लियर। कहीं डाउट आएगा तो डेफिनेटली पूछ लीजिए। थर्ड पॉइंट, next page 4.394, if Singhania and company had sold the 3 machines in June 22 for 21 lakh, क्या कोई डिफरेंस आता। उसने कहा अगर मान लो, अब वो ये कह रहा है कि मान लो अगर सिंघानिया एंड कंपनी ने 3 असेट्स जून में जो सेल करी हैं वो 21 लाख के लिए, तो क्या कोई डिफरेंस आता है। येस, इन दैट केस स्टूडेंट हाउ मच इज द WDV, 17 लाख। अभी निकाली थी हमने ओपनिंग प्लस परचेज, तभी मैंने कहा था उसी फॉर्मेट पे चलना। सेल कितने में हो रहा है, 21 लाख में। तो अब कुछ असेट्स हो, सारी असेट्स हो, कुछ भी हो, अगर कंसिडरेशन वैल्यू मोर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, क्लियर है। कहीं कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ पूछ लेना एक बार। देखो इसलिए क्या किया स्टूडेंट, 21 लाख में से 17 लाख माइनस किया तो 4 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। ये था हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब आ जाते हैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज उसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 10, स्लम्प सेल का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ कैपिटल गेन में, साथ ही साथ में हमने इसके जैसे क्वेश्चंस भी देखे थे। तो नाउ इट्स योर होमवर्क, इसको मैं फिर दोबारा रिपीट यहाँ पे नहीं करवा रही, एज इट इज ऑलरेडी डन वाइल वी हैव डन द क्वेश्चन ऑफ स्लम्प सेल, ठीक है, सेक्शन 50V। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है सेक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर आ जाओ। 10 तक वी हैव कवर्ड ना, तो इलस्ट्रेशन 11 पर आ जाइए। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 4.408। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मिस्टर सी ने एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया जुलाई 20, 2020 को, कितने में, 10 लाख रुपए में, और उसने कुछ एडिशंस करा लिए हाउस में 2 लाख रुपए में अगस्त 2020 में, ठीक है। फिर उसने उसको सेल करा अप्रैल 2022 में। पहली बात तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, क्योंकि वी हैव टू डिसाइड कि भाई यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं दिया हुआ उसमें, क्योंकि ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन बोल देता भी तो डेप्रिशिएबल एसेट तो शॉर्ट टर्म होता। अब स्टूडेंट क्योंकि ये जो हाउस है ना वो 2 ईयर्स 24 मंथ से पहले सेल हो गया। अब मैंने बोला था 24 से भी लेस पर है तो शॉर्ट टर्म हुआ, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। अब उसने कहा इस सेल प्रोसीड से उसने क्या किया, अपने लिए एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। आपके माइंड में आ रहा होगा मैम सेक्शन 54, रुक जाओ, सेक्शन 54 तब अराइज होता है अगर एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो यहाँ पर अराइज नहीं होगा, साथ ही साथ कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। क्या आ गया स्टूडेंट, सेल कंसिडरेशन कितने में सेल करा उसने, 20 लाख में। कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, 10 लाख। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितनी थी, 2 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए आ गया उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्लियर। चलो हाँ, अब आपको वहाँ लिख के भी बताना होगा कि भाई वो जो सेक्शन 54 है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे मिलता है। नहीं लिखा तो उसको लगेगा आपको पता ही नहीं था, एक तुक्का चलाया क्वेश्चन हो गया, वो नहीं है, हमें सारे लॉजिक्स पता है, उसको बता दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पर आ जाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 75 लाख का, जो कहाँ से आया, उसने एक बिल्डिंग ट्रांसफ़र करी 1 मई 2022 को, वो एग्जाम्प्ट कर दिया टैक्स से। कैसे, उसने कहा भाई मैंने ये जो मेरे पास कैप गेन आया था ना उसको रिडीमेबल बॉन्ड्स भी ले लिया, क्योंकि NHAI में एक इशू है अंडर सेक्शन 54 EC। आपको बताना है क्या उसने सही किया या गलत, सही किया या गलत किया, जल्दी से नीचे बताओ। हम गलत किया, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट सेक्शन 54 EC में उसने ये तो कहा है जो NHAI है वो बॉन्ड इशू कर रहा है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स है तो डिडक्शन अलाउ, लेकिन 75 की नहीं। मैक्स कितने की होती है स्टूडेंट्स, 50 लाख, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसको कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी, टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख मिलियन। नेक्स्ट ये देखो उसने इन्वेस्टमेंट कब करी है,
मैम उस पर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करी, देखते हैं। अच्छा, उसने कुछ लिखा नहीं, उसने कहा भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी, तो आप उसको बता देना कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट अगर उसने 50 लाख की तो फिर वो अलाउड होगा, 75 तो अलाउड ही नहीं होगा, तो स्टेटमेंट तो गलत है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स। देखो एक बार आपने, तभी मैंने बोला था समरी नोट्स पढ़ लिए तो फिर आपको इलस्ट्रेशंस में दिक्कत नहीं आने वाली, जो हमें आ भी नहीं रहे। क्लियर? हाँ, ये सब कुछ नहीं करना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड आर पार्ट। नेक्स्ट 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 आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 38 पर। उसने कहा कैलकुलेट करिए इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन द फॉलोइंग केसेस। देख लेते हैं। टोटल इनकम दी हुई है अदर देन एलटीसीजी, यानी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट की, रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट की एज गिवन है। ये कौन है? सीनियर सिटीजन। ये कौन है? सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, और ये कौन है? अगेन सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन ध्यान रखना, ये सीनियर सिटीजन नॉन रेजिडेंट है और ये सुपर सीनियर सिटीजन भी नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। पहला, उसने कोई वैकेंट साइट थी, खाली साइट पड़ी थी, खाली प्लॉट सेल कर दिया 15,000। सेकेंड में उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया स्टूडेंट, उसने लिस्टेड इक्विटी शेयर सेल करे जिस पर एसटीटी पे किया हुआ है। फिर उसने एग्रीकल्चर लैंड जो थी रूरल एरिया में थी वो सेल करी, और नॉन रेजिडेंट को कोई एनटीसीजी अराइज नहीं हुआ। अज्यूम करो जिससे सेक्शन 115 बीएससी नहीं लिया, मतलब सिंपल चल रहा है। आओ देखते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे लगेगी, पहले इस पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज स्टूडेंट रेजिडेंशियल स्टेटस लिख लिया। अब बात आती है मैम एक बार ये देख लें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है कितनी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एलटीसीजी के केस में अगर कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रह गई तो यूज़ कर लेंगे। तो कितनी है? एज 45 है, रेजिडेंट है तो 2.5 लाख रुपए की। अब मैम ये तो सीनियर सिटीजन है, 3 लाख की तो नहीं स्टूडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट होता है पर्सन, इफ द पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट, तो उस और वो नॉन रेजिडेंट है तो हम उसको ये सीनियर, सुपर सीनियर या नॉर्मल में नहीं बांटते। हम कहते हैं हम इतनी ही देंगे, आपका फ़ायदा नहीं करेंगे, आप इंडिया के नहीं, नॉन रेजिडेंट हो तो सेम 2.5 लाख। अगर ये रेजिडेंट होता तो 3 लाख हो जाती। 10 एज 81 है, सुपर सीनियर सिटीजन तो 5 लाख आ गई। नॉन रेजिडेंट के लिए वही सेम रहेगी, 2.5 लाख रुपये, चाहे एज कितनी। क्या क्या असेट सेल करी है? वैकेंट साइट, लिस्टेड इक्विटी शेयर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। हम ये सब कुछ क्यों लिख लिया? क्योंकि जब हम इक्विटी शेयर सेल करते हैं तो सेक्शन 112A लगता है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स वाला। नॉर्मल होता है तो सेक्शन 112 लगता है। पहला उसने क्या किया स्टूडेंट? वैकेंट साइट सेल करी, तो कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओके, देखते हैं कि उसने कितने की असेट सेल करी। उसने दिया हुआ ये जी 15,000 का है। ठीक है, 15,000 यानी स्टूडेंट्स 15,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स कितना लगेगा? मैम इसके केस में एलटीसीजी है तो 20%। यानी अगर मैं टैक्स निकाल लूँ जो भी मैं नीचे निकालनी रही तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। फिर उसने शेयर्स सेल करे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है कि मैम ये तो उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों? 1 लाख रुपए तक वो एग्जाम्प्ट होता है। ध्यान आ गया ना सेक्शन 112A, और ये तो सिर्फ 10,000 रुपये है। नेक्स्ट आ गया उसके पास एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड है जो उसने सेल करी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं, वो तो कैपिटल असेट ही नहीं होते। ये हो गया। अब निकालते हैं अदर इनकम कितनी कितनी है। उसने कहा था 15,000 को छोड़ के जो उसकी अदर इनकम है 2,40,000, 2,80,000, 5,90,000 और 4,80,000, इसके बेसिस पर उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, बाकी का पार्ट्स आपको करने हैं, तो फर्स्ट पार्ट बहुत ध्यान से। 2,40,000 है, यस। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है मैम? 2,50,000। तो यानी 10,000 रुपये का अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है जिसको हम यूज कर लेंगे एलटीसीजी से। वैसे ना करते, लेकिन क्योंकि अनएग्जॉस्टेड है, अनयूटिलाइज है तो यूज करेंगे। यानी स्टूडेंट अब बात आई कि हमने 10,000 रुपये की अगर इनकम यूज कर ली तो कितना रह गया मैम? 5,000 का अमाउंट। 15,000 का एलटीसीजी था, 10,000 बेसिक में डाल दिया, 5,000 पर 20% का टैक्स कितना आ गया? 1,000 रुपीज़। तो कितना टैक्स बैठ गया? 1,000 रुपये। लिख देंगे सारी बातें, वही अनयूटिलाइज बेसिक एग्जाम्पशन यूनिट को यूटिलाइज किया। फिर स्टूडेंट्स अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87A।
और चैप्टर नंबर 1 क्या था स्टूडेंट्स इसमें? रिबेट अंडर सेक्शन 87A में वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख तक है तो उस पर टैक्स कितना बनता है? उस पर टैक्स ना 12,500 बनता है। तो हम उसको जब तक उसकी जो टैक्स से जो उसका टैक्स बन रहा है वो 12,500 है, अप टू 12,500 उसको रिबेट मिल जाती है। यानी 5 लाख तक की इनकम पर सिर्फ 5 लाख है, 5,100,000 है तो टैक्स पूरा देना पड़ेगा। बट 5 लाख तक है तो कंप्लीट रिबेट मिल जाती है। सेक्शन नंबर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम ABCD सीखते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स पे। सेक्शन 87 कितना था? 1,000 रुपीज़। अप टू कहाँ तक एग्जाम्पशन मिल जाती है इसमें? रिबेट मिल जाती 12,500, लेकिन 1,000 है, माइनस कर दिया, रिबेट मिल गई, तो कितना अमाउंट आया जो टैक्स भरना है? नहीं। फिर हम क्या करते हैं? अमाउंट पे 4% ऐड करते हैं, लेकिन नील पे 4% यानी नन, यानी टैक्स लायबिलिटी में। इसी तरीके से आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद से निकालोगे। कोई डाउट आया? सो आई एम हियर फॉर यू। ओके, इसके साथ खत्म होता है हमारा इलस्ट्रेशन का पार्ट। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे। फटाफट से यहाँ तक करो। नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो वेलकम बैक टू द क्लास स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, दैट इज टेस्ट योर नॉलेज। लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है कि एक मिस्टर मिथुन है जिसने क्या किया, यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बना लेते हैं क्या क्या हुआ। उसने स्टूडेंट्स 100 इक्विटी शेयर्स परचेज करें, ठीक है। कौन सी डेट को करे है? 1 अप्रैल 2006 को, ठीक है। उसके बाद कितने रेट पर करे हैं स्टूडेंट? ₹1000 पर शेयर, ठीक है। एक शेयर के 1,000 रुपये दिए, यानी इसमें 100,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फिर उसने क्या किया? इस पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी पे किया है, ठीक है। कंपनी ने उसको बोनस शेयर्स इशू करे 1:1 की रेशियो में 1 दिसंबर 2021 के। 1 दिसंबर 2021 को उसको बोनस शेयर इशू हुए 1:1, यानी पहले उसके पास 100 शेयर थे, यहाँ पर 100 और इशू हो गए, यानी अब उसके पास 200 शेयर, ठीक है। उसने साथ ही साथ में 1 मई 2022 को एक डिविडेंड भी रिसीव करा है। अब पहले इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता था तो वो टैक्सेबल नहीं, एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन अब वो टैक्सेबल है। तो यानी डिविडेंड कितना मिला? ₹10 पर शेयर। कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर, तो बोनस शेयर भी है ना। फिर उसने क्या किया? इन सभी शेयर्स को 1 अक्टूबर 2022 को सेल कर दिया, ठीक है। साथ में कितने रेट पर करा? 4,000 पर शेयर पे एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और ब्रोकरेज पे करी 1% और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी पे करा 0.02% का, क्योंकि वो अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है। सुपर सीनियर भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है। हमें निकाली है टोटल इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी अज्यूम करना, क्योंकि और कोई इनकम नहीं है। पहली बात स्टूडेंट, ये शेयर्स का केस कौन सा है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इक्विटी शेयर्स, क्या आ गया सारा पार्ट? दैट इज सेक्शन 112A। नॉर्मल नहीं है ये सेक्शन 112A है। और सेक्शन 112A में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे देखते थे? अगर एक्विजिशन की है, एक्वायर्ड किया है 1 फरवरी 2018 से पहले, तो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है, तो वो सब यहाँ पर आने वाला है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। पर अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। पहला पे यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसकी कंप्यूटेशन ऊपर लिख लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। वो सब कुछ लिख लोगे, मैं लिख नहीं रही। हमारे पास उसने जो इक्विटी शेयर सेल करे है ना, वो लॉन्ग टर्म है, तो यानी पहला तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आ रहा है, और कितना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? अब यहाँ पर पॉइंट आता है, उसका सेल कंसिडरेशन कितना है। तो उसने क्या किया? उसके पास कितने शेयर्स थे? उसके पास स्टूडेंट जो 100 शेयर्स थे, उसने उनको कितने पर सेल कर दिया? लेट्स वॉच इट। उसने कहा भाई देखो, मैं अपने सारे शेयर्स को 1 अक्टूबर 2022 को सेल कर रहा हूँ 4,000 पर शेयर। अब आप सोचोगे मैम 100 थोड़ी ना थे, शेयर्स तो 200 थे, 100 शेयर बोनस में मिले हैं, लेकिन जिस साल मिले उसी साल सेल हो गए ना, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म है। इसीलिए मैंने कंसिडर यहाँ नहीं करा बोनस शेयर्स को। ₹4,000 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4 लाख रुपये आ गया, ठीक है, लिख लेंगे। फिर कभी भी जब भी हम कैपिटल गेन निकालते हैं तो मैंने क्या बोला था? ग्रॉस सेल कंसीडरेशन लेते, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस होगा, तो करें। आइए, कितना ट्रांसफर एक्सपेंस उसने बोला? उसने कहा भाई मैंने 1% की ब्रोकरेज दी है, 4 लाख रुपए का 1%, 4,000, ठीक है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग
मैम STT जो पे किया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, स्टूडेंट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं हुई थी। नोट्स में लिख देंगे कि STT की डिडक्शन नहीं मिलती, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। तो कितना आ गया ये 3,96,000। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके पास स्टूडेंट अब ये आ गया उसके पास एक तरीके से उसका नेट सेल कंसिडरेशन, यानी ग्रॉस सेल में से जितना ट्रांसफर एक्सपेंस था माइनस हो गया नेट सेल कंसिडरेशन। वर्डिंग्स आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। फिर क्या माइनस करोगे अगर देखना है कितना कैपिटल गेन हुआ, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे। लिखो यहाँ पर नोट नंबर 1, ठीक है, या वर्किंग नोट करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 112 में पूरा लिख देंगे भाई, क्योंकि ये सेक्शन 112 इन है। उसके केस में मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है और अगर वो एक्वायर है बिफोर 1 फरवरी 2018 के, तो हम 2 पॉइंट्स चेक करते हैं, हायर ऑफ दो पॉइंट। कौन कौन से 2 पॉइंट है स्टूडेंट? पहला तो हमारे पास था भाई जितने में एक्वायर किया, एक्चुअल एक्विजिशन, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल वन कितनी थी मैम? 1,000 रुपये के हिसाब से किया, 1,000 रुपये पर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या चेक करते थे हम, किसके साथ इसका कंपैरिजन करते थे? तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चेक करते थे कि हमारे पास उसकी FMV फेयर मार्केट वैल्यू। मैम फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन को? ये रूल 1 फरवरी को आया, तो 31 जनवरी की बुक में डी होती है हमारे पास, किसकी? 31 जनवरी की लिखें। सो FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018। अभी देखेंगे बुक में कहीं ना कहीं दी हुई, या फिर स्टूडेंट इसका भी कंपैरिजन किसके साथ हमें करना होता है मैम? उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के साथ। वो कितना है? 4,000 रुपये। FMV कितनी है चेक करते हैं बुक में। आइए, उसने कहा भाई 31 जनवरी 2018 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट इज 2,000 रुपीज़। ओके, तो 2,000 एक एक शेयर का देखिए, हाँ एक एक का करो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक एक शेयर पे चलेगी। तो कितना आ गया ये? 2,000। इसमें क्या देखते थे? लोअर। अब 2,000 और 4,000 में से कम क्या है मैम? 2,000। 1,000 पर शेयर और 2,000 पर शेयर में से हाइयर क्या? इन दोनों में से कम और 2 पॉइंट्स में से ज़्यादा क्या है? 3,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गई? 2,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। कितना आ गया स्टूडेंट? 2,000 रुपीज़। लिख दो। तो कितने शेयर्स हमारे पास है? 100 शेयर, और कितने के हिसाब से खरीदा उसने? 2,000, सो 2 लाख रुपीज़। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 1,96,000, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास पॉइंट आता है, और क्या उसका अराइज हुआ मैम? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पर? बोनस शेयर्स पर। वो भी रेट में आवर स्टूडेंट्स। सो इन द केस ऑफ बोनस शेयर्स लिख दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म को भी पूरा लिखना, लॉन्ग टर्म में। चलो, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन कितना है? कितने ने सही तरह? 4,000 में ना। कितने शेयर थे? 100 शेयर बोनस शेयर। ओके, तो कितना आ गया? 4 लाख रुपये। माइनस क्या करोगे? ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या थे वो? ब्रोकरेज। हाउ मच ब्रोकरेज इज देयर? 1%। तो 4,000 माइनस हो जाएगा, कितना रहेगा? 3,96,000 लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आप सोच रहे हैं दोबारा करना है? नहीं स्टूडेंट, एक तो ये शॉर्ट टर्म है, इसमें नहीं करना। और यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट टर्म में भी बोनस शेयर्स की वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, ठीक है। तो कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाए? 3,96,000। क्या करना है? लिखना है कि भाई बोनस शेयर्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है, या तो यहाँ लिखो या नोट्स में, या तो सारी बातें यहाँ लिखते रहना या सारी बातें नोट्स में करना, मिक्सअप उस टाइम, ठीक है। आई विल प्रेफर नोट्स में करो, जिससे कि ना क्वेश्चन बड़ा साफ सुथरा सा दिखता है। यस। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या? डिविडेंड। कितने का डिविडेंड मिला उसमें? तो यहाँ पर अब लिख दो कितने शेयर्स पर डिविडेंड मिला? 200 शेयर्स पर। 100 बोनस शेयर्स प्लस 100 जो है उसके एक्चुअल शेयर्स, ठीक है। डिविडेंड पहले मिल गया था, बाद में सेल वगैरह हुई है। अब डिविडेंड कितना था? 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कितना हो गया? इट्स 2,000, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम है? लेट्स फाइंड इट आउट। उसने कहा कि देखो हमारे पास पहले 1,96,000 आया, उसके बाद आया 3,96,000 एंड 2,000। लेट्स फाइंड आउट कि कितनी उसकी GTI आ रही है।
1,96,000 प्लस 3,96,000 प्लस 12,000, 5,94,000। अब एक पार्ट हो गया कि हमने टोटल इनकम निकाली। सेकंड में उसने पूछा भाई इसकी टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल के बता दो। बिल्कुल बता देते, दिक्कत ही नहीं है। कितना आया? 5,94,000। स्टूडेंट, क्योंकि इसकी एज 75 ईयर्स है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी? अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ टैक्स लाइबिलिटी। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी मैम? 3 लाख रुपए की बहन। आर यू श्योर? यस, 100% श्योर। ग्रेट। अब स्टूडेंट्स पॉइंट देखो, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 3 लाख, लेकिन इसमें से अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है जो अभी तक जो है एग्जॉस्ट नहीं हुई? हम उसको LTCG या STCG में यूज़ कर पाएंगे। एंड डेट इज 3 लाख में से एक तो नोट्स में मेंशन कर देंगे कि भाई डिविडेंड जो है 2000 का उस पर नहीं लग रहा टैक्स। रीज़न क्योंकि यहाँ पर वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कवर हो गया। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी बनी? 3 लाख ही से 2000 यूज़ हो गए, 2,98,000। अब आ गई समस्या। क्या समस्या? तो विधा 2 रास्ते। इस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो अनएग्जॉस्टेड है उसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें या लॉन्ग टर्म? आइए बताती। स्टूडेंट, सेक्शन 112A में लॉन्ग टर्म पे कितना कैपिटल गेन रेट है? 10%। और ये जो भी हमने STCG निकाला इसका कितना है मैम? दैट इज 111 है ना? हाँ, कितना आया? 15%। आप क्या चाहोगे? आप 10% टैक्स दो या 15? 10 ना, तो पहले 15 वाले को यहाँ से ख़त्म कर दें। कितना था हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, कितना आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाज 3,96,000 ना। तो इट मीन्स अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? उसके पास 2,98,000 है। STCG कितना बच गया यहाँ पर? 3,96,000 टोटल था, जिसमें से 2,98,000 अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। बैलेंस निकालिए। 3,96,000 माइनस 2,98,000, इट बिकम्स 98,000। कितना आ गया? 98,000। इस 98,000 पर हमें टैक्स देना है। उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। कितना लगता है? 15%। तो कितना आ गया ये? 14,700। नेक्स्ट आता है और किस पे टैक्स देना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। वो कितना है और कितना टैक्स लगता है? विदाउट इंडेक्सेशन 10%, सेक्शन 112A पूरा लिख देना है यहाँ पर। 111A कि भाई 15% का टैक्स रेट कैसे आया। फिर 112A LTCT कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एक बार देखिए क्या। तो ये हमारे पास आया मैम टोटल इज 1,96,000। लगा तो 10% नहीं, सेक्शन 112A ने कहा था कि अप टू 1 लाख रुपीज़ कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता सेक्शन 112A में। तो यानी बैलेंस 96,000 पर ही हमें 10% का टैक्स देना है। कितना आ गया? 9,600। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट? की करो फटाफट से। डिविडेंड वाला बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में यूज़ हो गया, यही 2 बचे थे। तो 14,700 प्लस 9,600 इट कम्स टू 24,300। इस पर क्या करेंगे? रिबेट दे दो। अच्छा, रिबेट बनती है कि यहाँ पे नहीं बनती? वो सिर्फ 12,500 तक के अमाउंट पे बन रही थी, मतलब वो उस GTI पे बन रही थी विच इज़ अप टू 5 लाख। अब इस केस में 12,500 ना होते, कम होता, फिर अप टू 5 लाख। ठीक है, चल। तो 24,300 प्लस 4% दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इट टोटल बिकम्स प्लस 4%। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 24,300 प्लस 4% दैट इज 25,272। तो जब भी ऐसा कोई अमाउंट आता है 72, 73, आप इनकम टैक्स में ऐसे पे नहीं करते, उसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर दो। किस पे? नियरेस्ट 10 पे। अभी मैं वीडियो शो कर रही हूँ, पहले ये समझो। नियरेस्ट 10, अब नियरेस्ट कौन सा है? 72 के पास क्या है? 80 या 70? 70। तो 25,270 वी हैव टू पे टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट इनकम टैक्स लाइबिलिटी। क्लियर? हियर एंड बैक। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी गाइस। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो थोड़ा सा ट्रिकी था बट ये इजी इक्वली था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझा रही हूँ, करोगी ये आरव ने अपना एक उसका प्लॉट ऑफ लैंड था जो परचेज किया जुलाई 2004 में 80,000 के लिए, उसको SIT में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, यानी परचेज वैल्यू कितनी थी इसकी? 80,000। कौन से साल में थी? जुलाई 2004 में। कन्वर्जन कब हुई है? 31 मार्च 2022 को। ठीक है,
यानी इस टाइम पे ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अभी तक SIT सेल नहीं हुआ। FMV दी हुई है, उसके बाद आप ये कर लोगे। बहुत से क्वेश्चन हमने आपको ऐसे करके दिखा दिए मेरे, ठीक है। सो होगा बेसिकली कैपिटल असेट को SIT में कन्वर्ट कर लिया। ये तो हमने बहुत कर लिया ना, यस। हाँ, बट आप करोगे ज़रूर पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। मिसेस हर्षिता, जिसने एक लैंड परचेज करी है कॉस्ट ऑफ 35 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2004-5, उसने क्या किया, एक लैंड परचेज कर ली, यानी कैपिटल असेट ले ली। कब ली? 2004-5 में 35 लाख के लिए। उसने अपने कैपिटल एसेट उसको रखा 28 मार्च तक, फिर उसे रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसको SIT बना दिया। जिस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 210 लाख है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या है। इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू इज 210 लाख। ओके, तो जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। नेक्स्ट, उसने 15 फ्लैट्स बना लिए इससे इक्वल साइज के। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 10 लाख रुपये। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई फरवरी 2023 में, और फिर उसने मार्च 23 में 10 फ्लैट्स को सेल कर दिया, यानी 5 फ्लैट अभी भी SIT में है। कितने सेल हुए हैं? 10 फ्लैट्स। कंप्लीट सेल नहीं हुआ। फिर उसने इससे जो पैसा आया उसको 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया NHAI में, 50 लाख RECL में। आपको बताना है कितना कैपिटल ही लगेगा और कितनी बिजनेस इनकम। आइए स्टूडेंट्स निकालते हैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स फाइंड इट आउट। उसने स्टूडेंट्स हमें ये कहा कि भाई देखो, उसके पास जो कैपिटल असेट थी SIT में कन्वर्ट कर दी, लेकिन चार्जेबल किस ईयर में होगी? जब SIT सेल हुआ, ठीक है। स्क्रीन लिख लेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। पहले मैं निकालती हूँ कैपिटल गेन। कितना कैपिटल गेन आ रहा है? एक क्वेश्चन देखो फटाफट से। तो कैसे निकालते हैं मैम? सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इज एनी सेल कंसिडरेशन इज नहीं, तो कितना मारते हैं उसको? FMV कितनी है? 210 लाख्स। अब बार बार लाख्स लिखने से बेटर आई एम राइटिंग हियर इन लाख्स। 210, इसमें से माइनस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देयर? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई थी 35 लाख, लेकिन ये कौन से साल में उसने खरीदा था? इसने स्टूडेंट्स ये जो फ्लैट्स, ये जो वेकेंट लैंड थी, प्रॉपर्टी थी, ये खरीदी थी 2004-5 में। तो इंडेक्सेशन देख लें, उसने दिया है 2004-5 का इंडेक्सेशन इज 113। आज उसने जिस साल में कन्वर्जन करी उस साल का 317। किसके साथ कंपेयर करते हैं? जिस साल में ट्रांसफ़र हुआ, कन्वर्जन, ठीक है। तो लिखो 35 डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स? जिस साल में उसने लिया था, दैट इज कितना, कितने में लिया था? 113, और अब की वैल्यूज थी कितनी आ रही? 317। निकालिए कितना है? 35 मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइड बाय 1113, इट कम्स फॉर 98.18, ठीक है, 98.18। तो माइनस कर देंगे इसमें से, इतना आ गया 210 माइनस 98.18, 111.82, 111.82, ठीक है। ये आ गया उसके पास कैपिटल गेन। अब वो कह रहा है भाई मैंने ना इस पे से सेक्शन 54 EC की डिडक्शन ले लिया। हाँ, यही तो करूँगे, कैपिटल गेन के साथ में ही कैपिटल गेन की डिडक्शन होती है। GTI में से नहीं, GTI में से चैप्टर 6 यानी 80C 80D वो मिलेगा जो सब पर। इसे कैप गेन का है तो कैप गेन से डिडक्शन। सेक्शन 54 EC उससे इन्वेस्टमेंट तो करें NHAI में भी और RECL में भी, लेकिन उसको टोटल कितनी अलाउड होती है? सिर्फ 50, ठीक है। उसने 100 लाख कर दी, 50 लाख अलाउड, चाहे अलग अलग 50-50 किया, फिर भी सिर्फ 50 लाख तक अलाउड है, ठीक है। तो 111.82 माइनस 50, इट कम्स टू 61.8, 61.8, ठीक है। अब यहाँ पर आकर बात है कि मैम ये वाला जो हमने निकाला ना, क्या स्टूडेंट, दिस अमाउंट 111.8, हाँ बात तो सही है। एंड ये हमने निकाला है फाइनेंशियल ईयर इससे पिछले वाले के लिए। तो जब हम आज वाला रेट देखेंगे तो क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस आई? तो क्या कोई अब बात आती है मैम क्या यहाँ कोई चेंज आएगा? नहीं स्टूडेंट, द रीज़न इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि उसने कहा था भाई एक तरीके से टैक्स तो उसी साल का लगेगा, आज वो पे कर रहा है। अब आती है बात, क्या ये कंप्लीट कैपिटल गेन चार्जेबल है क्या इस साल? नहीं मैम, तो कोई कंप्लीट सेल नहीं हुआ। सेल क्या हुई है? 15 फ्लैट में से 10 फ्लैट सेल हुए, तो हमें इसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट। उसके बाद ही तो 54 EC की डिडक्शन देंगे। पहले क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन। प्लीज मार्क इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप पहले प्रोपोर्शनेट पार्ट निकालोगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ कितना कैपिटल गेन लगना है, उस पे से फिर उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। कैसे निकालेंगे? 111.82 पूरे 15 फ्लैट के लिए, तो 10 के लिए निकालेंगे। कितना आया स्टूडेंट्स यहाँ पर? 111.83 डिवाइड बाई 15, हमें 10 फ्लैट्स का देखना है, तो इट इज़ 74.546, 74.5, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से 50, मतलब जितना उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 24.5। आई होप सबको अच्छे से ये पार्ट समझ आ गया। अब निकालते हैं बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम क्या करना है यार, वो तो बहुत सिंपल है। कितने में सेल किया माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कितने में सेल कर रहा है देखते हैं। उसने क्या किया ना मैम, उसने सेल करा है 30 लाख में, ठीक है। तो यानी 30 इतना आने हमारे पास 300 लाख, लेकिन उसको बनाने के लिए उसकी कॉस्ट लगी कितनी? एक तो जो एक्विजिशन कॉस्ट है 210 लाख की, लेकिन ये 210 लाख 15 फ्लैट के लिए थे, 10 के लिए निकाल लेंगे। इसने 15 और 10 को डिवाइड करके दे दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेट बनाने का खर्चा, हर फ्लैट पे 10 लाख का खर्चा, तो बिजनेस इनकम आ गई 7 लाख रुपये की। क्लियर? 300 लाख माइनस 140 लाख माइनस 100 लाख, दैट इज हमारे पास इसका आंसर आ गया 60 लाख। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछो। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया ना हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। सो एज यू सेड पीजीबीपी और कैप गेन के सारे क्वेश्चंस करवा दो, तो मैंने सारे करवा दिया। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। मिस्टर ए जो कि इंडिविजुअल है, वो एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। उसका कुछ स्टॉक और मशीनरी डैमेज हो गए फायर एक्सीडेंट में। उसका जो वैल्यू है स्टॉक लॉस्ट का, यानी टोटल डैमेज हुआ 6,50,000 का, 6.5 लाख का। कुछ पोर्शन है मशीनरी का वो सेल्वेज हो गया, सेल्वेज मतलब रद्दी में गया। ओपनिंग बैलेंस है ब्लॉक का, WDB का, उसका स्टूडेंट्स आया 10,80,000, ठीक है। दैट इज आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग मशीनरी। उसने कहा भाई उसको बचाने के लिए एक मिस्टर ए है जिसकी गोल्ड चेन भी हो गई, उसकी डायमंड रिंग भी नहीं हो गई, जो उसने अप्रैल 2005 में खरीदी थी 1,20,000 के। पर इन दोनों आइटम्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उस दिन को वो 1,80,000 थी। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कोई नहीं, बचाते हुए गया ना अमाउंट हम पे करेंगे। तो लॉस ऑफ स्टॉक पे 4,80,000, मशीनरी डैमेज हुई 6 लाख, और जो उसकी गोल्ड चेन और डायमंड रिंग हुई इसके लिए 1,80,000 उसको वो कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, यानी वो रिसीव कर रहे हैं। आपको बताना है इन तीनों आइटम्स की, उसने ये नहीं कहा कितना कैपिटल गेन है या क्या, उसने कहा इन तीनों आइटम्स की टैक्स ट्रीटमेंट। एक एक करके स्टार्ट करें। अब स्टूडेंट जो भी कंपनसेशन उसको मिला टूवर्ड्स द लॉस ऑफ स्टॉक, कितना मिला एक बार देखें क्या? अब उसको मिला 4,80,000, ओके। सो डैट विल बी चार्जेबल, यस। लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिंग रिसीट है, उसका स्टॉक है, तो कहाँ चार्जेबल होगा? पीजीबीपी में। क्लियर? ये स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है, ये नोट्स वगैरह का ये ऑल्टरनेटिव पॉइंट है, ये आपको करने की जरूरत नहीं। वो कह रहा है एसएससी साथ में क्या कर सकता था, वो इसको अपना एक्सपेंडिचर दिखा देता कि भाई ये मेरा लॉस हुआ है। मैं इसमें क्या किया, उस इनकम को जो उसको रिसीव हो रही है उसने वहाँ पर उसको क्या दिखाया कि भाई ये मेरी इनकम है। साथ की साथ अब इसको ऑल्टरनेटिव नहीं एडिशनल पर देखेंगे तो क्या आएगा। उसने कहा एक तो 4,80,000 का लॉस ऑफ स्टॉक की वजह से उसको मिल रहा है, उसकी कैपिटल रिसीट है। साथ में वो ये भी तो दिखा सकता है अगर चाहे तो कि भाई मेरा स्टॉक था 4,80,000 का, वो भी सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। देखे थे कितनी वैल्यू है, तो जितना भी उसका स्टॉक था एक बार वैल्यू चेक कर लेना कि कितने का स्टॉक पड़ा हुआ था, 6.5 लाख का, ओके 6.5 का। चलो इसके वो कह रहा है कि मेरा मुझे स्टॉक था ना भाई वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो भी मेरे को पीजीबी को डिडक्शन मिलनी चाहिए। ये भी लिख देंगे साथ में। नेक्स्ट उसको क्या मिला, उसकी कैपिटल एसेट थी मशीनरी, उसके ऊपर उसको जो इंश्योरेंस मिला उसके लिए देखते हैं। आप देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर बात आया पहली बात तो जो सेल्वेज वाला पार्ट है उन्होंने क्लियर ही नहीं करा, इंश्योरेंस कंपनी दे गई या उसकी जगह कुछ रिप्लेसमेंट लगाई या क्या। तो हम अन्यूम कर रहे हैं कि सेल्वेज मशीनरी जो बेकार पड़ा हुआ था ना, सामान रद्दी था, वो इंश्योरेंस कंपनी अपने साथ ले गई और अब कह रही है मैं आपको टोटल जो है अमाउंट दे रही है, ठीक है। तो अब बात आई उसको कितना अमाउंट मिला है यहाँ से, तो मैम एक पिछले इंश्योरेंस कंपनी अपने साथ ले गई और साथ के साथ उसकी मशीनरीज में कुछ नया एडिशन भी नहीं था। तो स्टूडेंट उसके पास कितने की मशीनरी पड़ी हुई थी, अब मशीनरी उसके पास थी 10,80,000 की,
ठीक है, माइनस कर दो जितना अमाउंट उसको रिकवर हो रहा है। कितना रिकवर हो रहा है? 6 लाख रुपीज़। बैलेंस जो है वो अब उसके लिए लॉस हुआ, ठीक है। तो 10 लाख 80 में से 6 लाख गए, दैट इज 4 लाख 80,000। तो बाकी बचा हुआ पार्ट उसका लॉस था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। अब बात आई, अगर मान लो मैम यहाँ कोई नई मशीनरी वगैरह खरीद ले अगले साल, तो अगर वो क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये एडिशनल है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले साल वो कुछ लेगा, न्यू ब्लॉक बनेगा, क्योंकि बाकी सारी मशीनरी तो खराब हो गई, तो उस केस में वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्यों आया? कि पूरा ब्लॉक खत्म हो गया है, ठीक है। अगर कुछ पार्ट रह जाता तो शॉर्ट टर्म ना आता। यहाँ है ना, मैंने चार्ट बनवाया था प्रीवियस सेशन में। नेक्स्ट आया उसकी जो गोल्ड चेन और डायमंड रिंग है, उसका क्या करें? अब स्टूडेंट्स, हमने सेक्शन नंबर 2 में सीखा है कि पर्सनल इफेक्ट्स जो होते हैं वो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन एक बात बताओ, ये जो हमारे पास गोल्ड और डायमंड रिंग है, क्या ये पर्सनल इफेक्ट्स में थी या नहीं थी? जल्दी बताइए स्टूडेंट। इसको पर्सनल इफेक्ट में नहीं मानते, इसको हमने एक्सक्लूजन में डाला था। तो इसके ऊपर उसने कहा जो भी प्रॉफिट आएगा भाई, किस वजह से उसको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, ये उसका बिजनेस नहीं था, ये उसका कैपिटल असेट था, तो कैपिटल गेन में चार्जेबल होगा। मैम कैपिटल गेन में तो चार्जेबल ऐसा होता है ना, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यस, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ तो हम लिखकर बता देंगे कि भाई कैपिटल गेन किस तरीके से कंप्यूट होगा, कितना अमाउंट मिला है उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर दें, ठीक है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा कैपिटल गेन चैप्टर भी। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया है। कहीं कोई डाउट क्वेरी है तो फटाफट से पूछ लेना। थैंक यू, नाइस डन, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।